हाय फ्रेंड्स, एथिक्स मेंस की श्रृंखला में मनोवृत्ति हमने पढ़ लिया, मनोवृत्ति परिवर्तन हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने पढ़ा प्रबोधक संप्रेषण, फिर पूर्वाग्रह और विभेद पढ़ लिया है। और आज हम पढ़ेंगे रूढ़िवादिता। तो रूढ़िवादिता क्या होती है ये बताने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी क्या है? कहानी ये है कि एक भाई ने अपनी बहन से कहा कि ये घर तो मेरा है। तो बहन ने अपने पिता से पूछा कि पापा क्या ये घर मेरा नहीं है क्या? तो पिता ने बोला कि बेटा ये घर तो वैसे तुम्हारा है, लेकिन बेटियां पराया धन होती हैं। तो बेसिकली क्या बात आई? बेटियां पराया धन होती हैं। आपको लगता है कि बेटियां पराया धन होती हैं? यदि लगता है या नहीं लगता है, आज हम इस टॉपिक में समझेंगे कि क्या वास्तव में बेटियां पराया धन होती हैं, किस टॉपिक की हेल्प से? रूढ़िवादिता। चलो देखो, रूढ़िवादिता ये होता क्या है? देखो, एक मनोवैज्ञानिक है, इनका नाम है वॉल्टर लिपमैन। ठीक है, क्या नाम है इनका? वॉल्टर लिपमैन। ये एक मनोवैज्ञानिक है और इन्होंने एक बुक का नाम क्या है? बुक का नाम है पब्लिक ओपिनियन। ठीक, 1922 में लिखी गई थी ये बुक। ठीक है, तो ये बुक लिखी वॉल्टर लिपमैन साहब ने, और इस बुक में इन्होंने इस शब्द को बताया, रूढ़िवादिता को, कि रूढ़िवादिता होता क्या है। क्या बोला इन्होंने? कि रूढ़िवादिता का आशय, क्या बोला? रूढ़िवादिता का आशय विचारों के उस स्वरूप से है। रूढ़िवादिता का आशय विचारों के उस स्वरूप से है जिसके आधार पर हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के प्रति एक स्थायी व दृढ़ प्रतिमान बना लेते हैं। ठीक है, देखो क्या बोला इन्होंने कि रूढ़िवादिता शब्द का क्या अभिप्राय है, तो समझेंगे कि रूढ़िवादिता विचारों के उस स्वरूप से है। संबंध क्या है? रूढ़िवादिता का आशय विचारों के उस स्वरूप से है जिसके आधार पर हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के प्रति एक स्थायी व दृढ़ प्रतिमान बना लेते हैं जिसका कोई तार्किक और वैज्ञानिक आधार नहीं होता। मेरे दोस्त, समझ रहे हो? देखो, पूरा परिभाषा में लिखूंगा और समझाऊंगा, और आपको भी एग्जाम में इसी तरह लिख के आनी है। एग्जाम में आपको लिखना महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं परिभाषाओं पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। समझाने को मैं आपको बहुत आसान भाषा में भी समझा दूंगा, लेकिन हिंदी माध्यम में मैं कोशिश करता हूँ कि परिभाषाएं व्यक्ति पहले समझे, क्योंकि पीएससी परिभाषा पर टिका हुआ है। ठीक है, तो देखो क्या है रूढ़िवादिता। थोड़ा मिटा लेंगे इसको, देखो समझेंगे बात को। इसको थोड़ा ऊपर लिखता हूं मैं। रूढ़िवादिता का आशय विचारों, अब देखो विचारों की बात हो रही है तो बात किसकी होगी? मनोवृत्ति की। समझ में आ रहा है? तो विचारों के उस स्वरूप से है, विचारों के उस स्वरूप से है। रूढ़िवादिता का आशय विचारों के उस स्वरूप से है जिसके आधार पर हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान
के प्रति एक स्थायी व दृढ़ प्रतिमान बना लेते हैं। देखो क्या लिखा है कि रूढ़िवादिता से क्या आशय है कि विचारों के उस स्वरूप से है, जो विचार है किसी के, उसके उस स्वरूप से है जिसके आधार पर हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के प्रति एक स्थायी व दृढ़ प्रतिमान बना लेते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिसका कोई वैज्ञानिक व तार्किक आधार नहीं होता। आपको ये परिभाषा मैं 2 मिनट में समझाऊंगा, एक एग्जाम्पल के थ्रू आप बेसिकली समझ जाएंगे। ठीक है, तर्क के वैज्ञानिक आधार नहीं होता, नहीं होता है। चलो हमारे यहाँ कुछ समय पहले सती प्रथा चलती थी, जिसमें किसी महिला का यदि पुरुष मर जाए तो महिला को उसके साथ ही मरना होता था, या यूं कहें कि सती होना पड़ता था, जिंदा वो भी। तो क्या सती प्रथा बहुत ज़्यादा इंडिया में प्रमोट की जाती थी उस समय, बोलते थे कि सती माता बन गई वो। लेकिन बताओ क्या ये जो विचार है एक व्यक्ति के लिए, और ये एक स्थायी विचार हो गया था उस समय, स्थायी और दृढ़, इमेजिनरी हो गया था, और इसका कोई वैज्ञानिक या तार्किक आधार था कि वास्तव में वो माता बन रही थी या नहीं बन रही थी, या पति के साथ जलने से वो अमर हो रहे थे, या उनका फिर से मिलन हो रहा था? ऐसा हो रहा था? नहीं हो रहा था। एक तरह से ये सोची समझी हत्या थी। ठीक है, तो ये क्या थी? ये एक रूढ़िवादिता थी। और देखो एग्जाम्पल थ्रू समझेंगे तो रूढ़िवादिता से आशय विचारों के उस स्वरूप से है। सती प्रथा का एक विचार था जो लोगों में फैला हुआ था, विचारों के उस स्वरूप से है जो किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के प्रति एक स्थायी व दृढ़ प्रतिमान बना लेते हैं। या तो किसी व्यक्ति के संबंध में होगा, या वस्तु के संबंध में होगा, या स्थान के संबंध में होगा, एक स्थायी मानसिकता होगी। ठीक, जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान के प्रति एक स्थायी मानसिकता है, उसका कोई वैज्ञानिक व तार्किक आधार नहीं है। और यही बात क्या है? सती प्रथा है या रूढ़िवादिता है। बताओ, सती प्रथा का कोई वैज्ञानिक व तार्किक आधार है? नहीं है, नहीं है। तो ये क्या है? एक रूढ़िवादिता है। ठीक है, तो समझ में आया कि रूढ़िवादिता से आशय विचारों के उस स्वरूप से है जिसके आधार पर हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के प्रति एक स्थायी व दृढ़ प्रतिमान बना लेते हैं जिसका कोई वैज्ञानिक व तार्किक आधार नहीं होता। यही परिभाषा है, और ये परिभाषा मैंने नहीं दी है, ये वॉल्टर लिपमैन साहब ने दी है। ठीक है, तो अगर लिखेंगे एग्जाम में, मेंस के में, तो लिखेंगे वॉल्टर लिपमैन के अनुसार। ठीक है, तो नंबर अच्छे मिलेंगे। कठिन है, इंग्लिश मीडियम में नहीं है, पता है मुझे, लेकिन हिंदी माध्यम के लिए बहुत बेनिफिट है, आप लिखेंगे इसी को। ठीक है, देखो ये समझ में आया क्या होता है रूढ़िवादिता। देखो एक मनोवैज्ञानिक और है, नाम क्या है? थॉमस व चैडविक। ठीक है, इन्होंने क्या बोला इस संबंध में? इन्होंने बोला कि रूढ़िवादिता किसी विशेष समूह या जाति में पाया जाने वाला एक खास गुण का विश्वास है। क्या है? सुनेंगे फिर से कि रूढ़िवादिता किसी विशेष समूह या जाति में
विशेष गुण या खास गुण के प्रति पाया जाने वाला विश्वास है और इस समूह के सभी व्यक्तियों में पाया जाता है। ये क्या है? रूढ़िवादिता है। नहीं समझ में आया वो मैं लिखता हूँ, समझ में आएगा। देखो इन्होंने क्या बोला कि जो रूढ़िवादिता है वो किसी समूह या जाति में जो कोई खास गुण है उस गुण का व्यापक रूप में पाया जाने वाला विश्वास है। क्या है? देखो क्या बोला थॉमस और चैडविक साहब ने, क्या बोला कि रूढ़िवादिता किसी विशेष समूह या जाति में किसी खास गुण को लेकर व्यापक रूप से पाया जाने वाला विश्वास है। मान लो कोई समूह है या कोई जाति है, उसमें कोई की खास गुण है और उस गुण का व्यापक रूप में विश्वास है। बहुत बड़े लेवल पर, मास लेवल पर लोग उस गुण पर विश्वास करते हैं, ठीक है। और विश्वास करते हैं तो वो क्या है? एक रूढ़िवादिता है। मान लो कोई एक खास जाति है जो सोचती है कि हमारे यहाँ लड़की पैदा होना एक बुरी बात है, ठीक है। तो इनका कोई खास गुण हो गया और यही खास गुण बहुत व्यापक रूप में पाया जाएगा। ये खास गुण बहुत ही व्यापक रूप में पाया जाएगा और लोग इस पर विश्वास करेंगे। तो ये क्या है बॉस? रूढ़िवादिता है। आई थिंक समझ में आ गया होगा रूढ़िवादिता क्या है, ठीक है। अगर समझ में आ गया है तो अब हम पढ़ेंगे इसकी विशेषताएं, ठीक है। चलो देखो विशेषताएं, ठीक है। देखो रूढ़िवादिता क्या है हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम इसकी पढ़ेंगे विशेषताएं। देखो एक बात अच्छे से समझना, रूढ़िवादिता क्या है ये समाज का हर व्यक्ति लगभग जानता है। तो हम भी इसे क्यों जान रहे हैं? देखो यदि हम किसी टॉपिक को बहुत डीप में पढ़ेंगे ना, तो जब कभी भी ऐसी स्थिति हमारे सामने आएगी तो हम उसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे एक आम आदमी के मुकाबले। आम आदमी ज़्यादातर आम बातों को जानता है और हम विशेष बातों को जानते हैं क्योंकि हमें देने हैं निर्णय, ठीक है। इसलिए हमें टॉपिक को बहुत गहराई से जानना है, इसलिए हम इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं, प्रकार पढ़ते हैं, प्रभाव पढ़ते हैं, महत्व पढ़ते हैं। यही अंतर होता है बेसिकली जनता और एक लोक सेवक में, ठीक है। देखो विशेषता पढ़ रहे हैं तो पहली क्या बताएंगे विशेषता कि बॉस ये नकारात्मक होती है, सदैव नकारात्मक ही होती है, नेगेटिव ही होती है। अच्छा ही नहीं है, ये कोई अच्छा का गुण भी नहीं होता है इसके अंदर, ठीक है। नकारात्मक होती हैं। दूसरा जान लेंगे, दूसरा बॉस इनमें बदलाव नहीं होता है, बदलाव नहीं होता है बदलाव। और पता है आपको एक बात और समझाऊं मैं कि तथ्य, फैक्ट और घटनाओं के विपरीत होने पर भी बदलाव नहीं होता है। मान लो कोई रूढ़िवादिता है कि बाल विवाह गलत बात है और हम रोज सुन रहे हैं, अखबार में रोज पढ़ रहे हैं कि देखो बाल विवाह करने से मातृ मृत्यु दर में वृद्धि हो रही है, शिशु मृत्यु दर में वृद्धि हो रही है, घरेलू हिंसाएं हो रही हैं, परिवारों का विघटन हो रहा है। फिर भी हम क्या किए जा रहे हैं? बाल विवाह किए जा रहे हैं। हम अपनी मनोवृत्ति में बदलाव ही नहीं कर रहे हैं। तथ्य हमारे सामने, घटना हमारे सामने है। तो ये क्या है? ये इसकी विशेषता है, रूढ़िवादिता की एक विशेषता है इसकी। बताओ है विशेषता? एक और समझेंगे, तीसरी वाली
ये पूर्वाग्रहों को जन्म देती हैं। ठीक है। अब मान लो कोई समाज बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी है, बहुत ज़्यादा स्टीरियोटाइप्स है, बहुत ज़्यादा ही है, तो उसके अंदर क्या होंगे बॉस? पूर्वाग्रह होंगे, प्रिजुडाइस होगा उसके अंदर। वो हर किसी के लिए एक ना एक पूर्वाग्रह रखेगा। तो ये क्या करती हैं? पूर्वाग्रहों को जन्म देती हैं। तो चौथा पढ़ लेंगे। चौथा क्या हो जाएगा कि देखो, ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण, क्या लिखा है ऊपर? हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं। मान लो हमारे दादाजी में कोई रूढ़िवादिता थी, तो अब वो हमारी पीढ़ी में भी धीरे धीरे आ रही हैं। भले ही उनके रूप चेंज हो रहे हैं, पर वो हमारी पीढ़ी में भी आ रही हैं। समझ में आया? देखो, पहला क्या पढ़ लिया था हमने? ये नेगेटिव होती हैं, हमेशा नकारात्मक होती हैं, इनमें बदलाव नहीं होता है तथ्य और घटनाओं के विपरीत होने पर। तीसरी क्या थी? ये पूर्वाग्रहों को जन्म देती हैं। रूढ़िवादी समाज बहुत ज्यादा पूर्वाग्रहों से ग्रसित होता है। चौथी पढ़ लेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी इनका क्या होता है? हस्तांतरण होता है। एक पांचवी और देख लेंगे, पांचवी यहां देख लेंगे 5 नंबर की, कि देखो ये जो अत्यधिक सरलीकृत ठीक है एवं सामान्य विश्वास पर आधारित होती हैं। ठीक है, एक और समझेंगे। पांचवी कौन सी है? कि ये अत्यधिक सरलीकृत एवं सामान्य विश्वास पर आधारित होती हैं। ऐसा बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। इन्होंने क्या है, देखो एक सामान्य सा विश्वास है। जैसे हम कोई बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी समाज है और उस समाज से हमने कहा कि देखो बताओ बाल विवाह सही बात है, चूंकि वो समाज रूढ़िवादी है तो बोलेगा हाँ सही बात है। अब पूछो वो क्यों है, बोलेगा नहीं हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। सो ग्वाले में डालोगे ना कि हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, तो वो उनको कुछ पता ही नहीं, वो सिर्फ सामान्य सा विश्वास है एक, उसी पर उनकी वो पूरी रूढ़िवादिता आधारित है। तो देखो विशेषताओं पर सबसे पहले क्या पढ़ा कि ये हमेशा नकारात्मक होती हैं, इनमें बदलाव नहीं होता है तथ्य और घटनाओं के विपरीत होने पर भी। तीसरी क्या है? पूर्वाग्रहों को जन्म देती हैं। चौथी, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण होता है इनका। और पांचवी, अत्यधिक सरलीकृत एवं सामान्य विश्वास पर आधारित होती हैं। लिख दोगे, 5 नंबर में आएंगी, लिख देना। ठीक, देखो क्या पढ़ लिया अपने? अभी अपन ने पढ़ा रूढ़िवादिता। ठीक है, 2 परिभाषाएं पढ़ ली अपन ने, समझ लिया अच्छे से क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ ली विशेषताएं, और अब हम पढ़ेंगे क्या? इसके निर्धारक तत्व या इसके विकास के कारण या रूढ़िवादिता का निर्माण। ठीक है, तो देखो इसका निर्माण कैसे होता है? निर्माण या यूं कहेंगे इसके निर्धारक तत्व। ठीक है, अब बहुत अच्छे समझना, खत्म करना है अपन को सारी रूढ़िवादिता है जितनी भी समाज में चल रही है, हर किसी के प्रति सारे पूर्वाग्रह भी खत्म करना है कि देखो नहीं ये टीचर्स तो ऐसे हैं, ये ऐसा कम है तो हम इनसे नहीं पढ़ेंगे। नहीं, एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ पढ़ना है। ठीक है, वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास करना है और उसको अप्लाई भी करना है हर जगह। ठीक है, आपको अपने ज्ञान चक्षु और नेत्र चक्षु दोनों को खोल के पढ़ना है, क्योंकि आप लोक सेवा में जा रहे हैं और लोक सेवक बनने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है,
आपके विचार और ज्ञान से समाज प्रभावित होगा। ठीक है, देखो तो रूढ़िवादिता का निर्माण या इसके निर्धारक तत्व, तो नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे इसमें सामाजिक अधिगम। सामाजिक अधिगम, अच्छा जी, अधिगम का मतलब क्या होता है? अधिगम का मतलब क्या होता है? लर्निंग, भूलना नहीं, हिंदी लिखा है सोशल लर्निंग। ठीक है, देखो व्यक्ति एक तो समाज में रहता है, समाज में पैदा होता है, ठीक है, तो वो समाज से सीखता है, बहुत ज़्यादा बात है। देखो स्कूल कॉलेजेस में सीखता है, वो भी तो समाज में ही आते हैं, वो बहुत सारी बातें समाज से सीखता है। और समाज में बहुत क्या होती हैं? रूढ़िवादिताएं होती हैं। समाज में रूढ़िवादिताएं होती हैं तो व्यक्ति रूढ़िवादिताएं सीख जाता है। चलो देखो समझो, मान लो समाज में एक आम रूढ़िवादी धारणा है कि जो महिलाएं होती हैं, विवाहित महिलाएं होती हैं, जो विवाहित महिलाएं होती हैं, ठीक है, विवाहित महिलाओं से हमारे यहाँ कहते हैं ना 7 कपड़ों में पहनने चाहिए, 7 कपड़े में अच्छी लगती हैं, साड़ी की उम्मीद की जाती है। ठीक है, चूंकि ये बात परंपरा में भी है, तो विवाहित महिला मतलब एक इमेज बनी हुई है हमारे मन में, वो इमेज ही रूढ़िवादी है। शादी ये तय नहीं करती कि अब महिला को साड़ी पहननी चाहिए। कपड़े हम लोग कंफर्टेबल के हिसाब से पहनते हैं, समय के हिसाब से पहनते हैं, स्थिति के हिसाब से पहनते हैं, लेकिन कपड़े हम लोग दिखावटीपन में नहीं पहनते। लेकिन आम रूढ़िवादी धारणा क्या है कि एक विवाहित महिला जो है उसको साड़ी पहननी चाहिए, खासकर हिंदू समाज में है। तो बताओ क्या ये एक रूढ़िवादी सोच है? सोच है। और ये सोच कहाँ से आई है? समाज से आई है, हमने समाज से सीखी है, सामाजिक अधिगम किया है, हमने ज्ञान का सामाजिक अधिगम किया है। तो बताओ रूढ़िवादिता के निर्माण में सामाजिक अधिगम कारक है एक, रूढ़िवादिता के निर्माण में सामाजिक अधिगम एक कारक है। ठीक है, देखो दूसरा देख लेंगे, इधर जगह है, हटाओ उसको, दूसरा देख लेंगे। दूसरा क्या है? सामाजिक दूरी। सामाजिक दूरी, ठीक है, देखो यदि मान लो समाज में बहुत दूरियां हैं ना, अगर मान लो समाज में बहुत दूरियां हैं तो उससे क्या होगी? उससे गलतफहमी पैदा होगी। आप मानते हो? यदि कोई समाज से बहुत कटा हुआ है तो उसमें उसके प्रति बहुत गलतफहमी पैदा होगी, और यही गलतफहमी क्या लाएगी? नकारात्मक विचार लाएगी। अगर समाज में बहुत दूरियां हैं तो इससे आपस में गलतफहमी पैदा होगी, और यही गलतफहमी नकारात्मक विचार लाएगी। और यही विचार क्या है? जो नेगेटिव विचार वो है क्या? वही तो है रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता, जो व्यक्ति समाज से बहुत ज़्यादा कटा होगा वो बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी भी होगा, बहुत कठोर होगा वो, उसमें लचीलेपन का कोई स्कोप नहीं होगा। चलो, तो एक और हो गया सामाजिक दूरी। ठीक है, सामाजिक दूरी रहेगी तो रूढ़िवादिता सोच आई जाएगी या रूढ़िवादी व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है, तीसरा समझेंगे। तीसरा हो जाएगा अपना सांस्कृतिक परंपराएं। सांस्कृतिक परंपराएं, देखो आप समझना, हमारी जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं अच्छी खासी हैं। देखो भारत को विश्व में इस बात से पहचान भी मिलती है, लेकिन हम मानते हैं कि हमारी सांस्कृतिक परंपराओं में विवाह हो गए, कोई रीति रिवाज हो गए, त्योहार हो गए, उन सब में अनेकों रूढ़िवादिताएं हैं जिनका कोई तार्किक और वैज्ञानिक आधार नहीं है। तो अब सांस्कृतिक परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी पीढ़ियों में आ रही हैं, तो उनके साथ रूढ़िवादी सोच भी आ रही है और व्यक्ति रूढ़िवादिता से ग्रसित हो रहा है। मानते हो ना?
तो बताओ, सांस्कृतिक परंपराएं एक कारक हो सकती है रूढ़िवादी सोच की निर्धारण में, हो सकती है। तो तीसरे नंबर क्या है? सांस्कृतिक परंपराएं, परंपरा हो सकती है। चौथा क्या हो सकता है? ये मैं सबसे महत्वपूर्ण मानता हूं, सबसे महत्वपूर्ण, अज्ञानता। अज्ञानता, अज्ञानता, ज्ञान ही नहीं है, और खास करके ऐसा ज्ञान जो रूढ़िवादी विचारों को कम करे, ऐसा ज्ञान ही नहीं है, ना किसी को मिला आज तक। तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? रूढ़िवादी हो जाएगा। यदि कोई मुझसे आके पूछे कि भारत में कोई मुझसे आके पूछे कि भारत में सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो मैं बोलूँगा अज्ञानता। भारत में कोई बड़ी समस्या नहीं, आतंकवाद वगैरह हम सबसे निपट लेंगे, मिलिट्री है हमारे पास, भुखमरी, बेरोजगारी, ये चलता रहेगा। लेकिन एक बार हमने अज्ञानता को मिटा दिया, लिटरेसी रेट ऊपर कर दी हमने, तो बस हमने सभी समस्याओं को खत्म कर दिया। हमने व्यक्ति को उस लायक बना दिया कि वो अब कुछ ना कुछ कर लेगा। लेकिन अज्ञानता है, इसलिए तो क्या आ रही हैं? रूढ़िवादिताएं आ रही हैं। ये लिखा नहीं मैंने, वादिता आ रही, अज्ञानता है, अज्ञानता है आ रही है। अगर कोई में अज्ञानता है तो वो रूढ़िवादी होगा, ठीक है। एक और हो सकता है 5वें नंबर का, हम बोल सकते हैं मिथ्या ज्ञान। अगर किसी को कोई ज्ञान मिला है, कोई नॉलेज मिली है, और मान लो वो नॉलेज गलत है, वो नॉलेज तार्किक नहीं है, ठीक है, वो नॉलेज तार्किक नहीं है और वैज्ञानिक उसका कोई आधारित नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो हमने बोल दिया कि देखो जो एक किला है, भानगढ़ ले लो, जैसे राजस्थान कोई किला है, तो वहाँ भूत रहते हैं, ये बाकी आम सोच है रूढ़िवादी। तो अब इस तथ्य का कोई वैज्ञानिक व तार्किक आधार ही नहीं है, ठीक है। किसी ने देखा है वहाँ पर? नहीं देखा, लेकिन वो एक स्टोरी है कि वहाँ इतने सारे लोग गए, वो मारे गए, ये हुआ, ठीक है। तो इस तरह से वो पूरा एक बन गया है, वो टूरिज्म का बन गया है वो। तो मिथ्या ज्ञान भी बहुत बड़ा फैक्टर है रूढ़िवादिता को क्रिएट करने में या बनाने में। समझ में आ गया? लिख देंगे अपन, ठीक है। तो देखो, पहला क्या था? सामाजिक अधिगम, सामाजिक दूरी, सांस्कृतिक परंपराएं, अज्ञानता और मिथ्या ज्ञान। ये 5 नंबर में इसको लिख डालेंगे, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो, इसके बाद क्या देख लें? इसके प्रकार देख लें, प्रकार देखते हैं। चलो प्रकार देखें इसके, क्या है इसके प्रकार। देखो, अगर कोई रूढ़िवादी है तो कितने प्रकार का हो सकता है, यही तो बोल रहे हैं हम। देखो बॉस, या तो वो हो सकता है व्यक्तिगत, या वो हो सकता है सामाजिक, या सामूहिक बोल सकते हैं, सामूहिक, ठीक है। या तो वो क्या हो सकता है? व्यक्तिगत हो सकता है, या वो क्या हो सकता है? सामूहिक हो सकता है। जैसे मान लो कि मैं लिख दूं कि अध्यापक बहुत कठोर होते हैं, ठीक है। अब तुमने जाना ही नहीं कि अध्यापक कठोर होते हैं, मुलायम होते हैं, अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, बस तुमने समाज से सुन लिया है और तुमने जान लिया है कि बस अध्यापक ना बड़े कठोर होते हैं, एकदम निर्दयी प्राणी होते हैं। तो किसी एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है ये, तो ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत प्रकार हो जाएगा रूढ़िवादिता का। और सामूहिक क्या होगा? मान लो किसी विशेष जाति को अपने ब्लेम कर दिया, जैसे मान लो बोल दिया हमने कि सामूहिक, क्या बोल दिया कि विशेष जाति के लोग बुद्धिमान,
कामचोर या बहादुर होते हैं। ठीक है, अब मान लो सामूहिक रूप से अपने बता दिया कि देखो इस जाति के जो लोग होंगे ना वो क्या होंगे, बहादुर होंगे। जैसे मान लो मराठा, ठीक है, मराठा हम लोग नाम सुने तो लगता है कि हाँ बड़े बहादुर लोग थे दक्कन के। अब अभी करंट में सुने हो तो करंट में क्या आएगा, गोरखा, हमारा एक गोरखा रेजिमेंट भी है, गोरखा बड़े बहादुर होते हैं, होता है। तो हमने ये बना ली है धारणा बेसिकली, क्या पता उसमें कोई हो या ना हो, बहादुर हो सकता है। या फिर हमने बोले कि देखो अमेरिकन बहुत बुद्धिमान होते हैं, ऐसा आमतौर पर तो नहीं है, वहाँ के लोग बुद्धिमान क्या बेवकूफ़ भी हो सकते हैं। तो यदि रूढ़िवादिता का प्रकार समझें तो दो प्रकार हैं बेसिकली, व्यक्तिगत व सामूहिक। ठीक, देखो यदि प्रकार में दो ही प्रकार हैं, लेकिन भारतीय संदर्भ में समझें, क्योंकि हम लोगों का टॉपिक ही ये है कि भारत के संदर्भ में रूढ़िवादिता। ठीक है, तो अगर भारत के संदर्भ में समझें, भारत के संदर्भ में प्रकार, ठीक है, तो देखो क्या हो सकते हैं, क्षेत्रगत हो सकते हैं। ठीक है, क्षेत्रगत क्या हो सकते हैं, जो विशेष क्षेत्र की परिस्थितियों से उपजे हैं। जैसे मैं मान लूँ, मैं बोलूँ कि देखो जो हरियाणा के लोग हैं ना वो थोड़े जट जो है ना बलिष्ठ होते हैं। अब वो ताकतवर हैं या नहीं है हमने इस बात को नहीं देखा, बस हमने सोचा जो हरियाणा से है वो ताकतवर होगा। तो ये जो प्रकार है वो कहाँ से आया, क्षेत्रगत से आया, किसी क्षेत्र की विशेषताओं के कारण आया। ठीक है, क्षेत्र के रूप में आया। तो क्या हो जाएगा, भारत में ये एक है, भारत के संदर्भ में रूढ़िवादिता का एक प्रकार क्षेत्रगत है कि किसी क्षेत्र के लोग ऐसे होते हैं, वहाँ के लोग ऐसे होते हैं। जैसे मान लो मैं बोल दूँ यूपी, तो आपको लगेगा अच्छा गुंडे होते हैं, अरे गुंडे नहीं होते, सबसे बड़े बड़े विद्वान ही वहाँ से निकले हुए। ठीक है, तो ये क्षेत्रगत रूढ़िवादिता है जो क्षेत्र के रूप में आ रही है। ठीक है, एक और समझ लेंगे, जातिगत हो सकती है एक। ठीक है, मान लो हम कह दें कि विशेष जाति के लोग कामचोर होते हैं, काम ही नहीं करते, उन्हें काम पर बुलाओ बैठ जाएंगे वो। तो ये क्या, एक जाति को पॉइंट करके बोल रहे हैं, क्या पता उसी जाति के लोग काफी मेहनती भी हों। एक सीमित ज्ञान से या मिथ्या ज्ञान से हम रूढ़िवादी सोच बना लेते हैं एक, कितना गलत है ये समाज के लिए। समाज के इस युग में तो ये कहीं फिट ही नहीं बैठता कि हम रूढ़िवादी हों। हम अगर अच्छे से सोचेंगे ना तो हमारे आसपास जितने भी हम काम कर रहे हैं उसमें से कम 30% हम रूढ़िवादी सोच के कारण कर रहे हैं। हम लोग इंटरकास्ट मैरिज नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। और चलो मान लेते हैं कि आप मानते हो इस बात को कि ये एक रूढ़िवादी सोच है, फिर भी आप ही इसको प्रमोट करते हो। आप जैसी पढ़ी लिखी जो लर्नर्स हैं, जो जनता है, वो ही सब काम करती है और बोल देती कि नहीं सोशल प्रेशर है, घर वालों का प्रेशर है। नहीं, किसी एक व्यक्ति के बदलने से सब कुछ बदलता है, सब कुछ। आप बदलिए और समाज अपने बदल जाएगा, क्योंकि समाज बनता है व्यक्तियों से। ठीक है, समझो। तो जातिगत मतलब मान लो कि कोई बता दे कि विशेष जाति के लोग कामचोर होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, तो एक जातिगत पूर्वाग्रह वो रूढ़िवादिता हो गई। ठीक है, एक और हो सकता है, कहाँ लिख दें, इधर लिख देते हैं। एक क्या हो सकता है, देखो क्षेत्रगत पढ़ लिया, जातिगत पढ़ लिया, और एक हो सकता है धार्मिक हो सकता है। चलो एक और ध्यान आ गया मेरे को, धार्मिक हो सकता है। देखो धर्म का प्रभाव हमारे पैदा होने से हमारे मरने तक तो होता ही है, इतना तो होता ही है। और धर्म का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है। अगर हमारे हर कार्य में धर्म का प्रभाव आ जाए, क्योंकि है ही है वो, तो धर्म में जितनी भी रूढ़िवादिताएं होंगी वो हमारे अंदर आ जाएंगी, आ जाती हैं। मंगल की माया है, शनि की छाया है, सब होता है हमारे यहाँ। ये रूढ़िवादी सोच है क्योंकि हमारे हर कार्य में एक धर्म का प्रभाव है। गाड़ी खरीदी तो वो नींबू मिर्ची लगा के टांग दिए, खाने की चीज़ है वो बॉस,
पका के खाओ उसको, कुछ एनर्जी मिलेगी। संसाधन है वो देश का, आप वेस्ट कर रहे हो उसको। आ रहा समझ में? चलो, धार्मिक हो सकता है, ठीक है। देखो, क्षेत्रगत, धार्मिक हो सकता है और जातिगत हो सकता है। एक और हो सकता है लैंगिक, ये समझेंगे। लैंगिक या यौन रूढ़िवादिता, ये हो सकती है। क्या हो सकती है? कि एक विशेष लिंग के प्रति हमें एक रूढ़िवादिता है। मैं फिर से कह सकता हूं कि एक महिलाओं को लेकर होता है, जैसे मुस्लिम समाज में कि महिलाएं बुर्खा डाल के ही बाहर जाएंगी, वो अपने आप को नहीं दिखाएंगी। क्या, देखो बुर्खा चलो पहनना, देखो मैं आपको बताता हूँ, बुर्खे का जो चलन आया है वो अरब देश से आया है, चूँकि इस्लाम का उदय वहीं हुआ था। अरब देश में अधिकतर भाग रेगिस्तान है, और जब वहाँ धूल उड़ती थी तो वहाँ मुंह ढकने के लिए इसका प्रयोग किया गया, ठीक है। था तो ये कार्यात्मक, लेकिन धीरे 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 इसने धर्म का स्वरूप ले लिया। आज बुर्का पहनना एक धार्मिक प्रतीक बन चुका है। ऐसे हिंदू समाज में बेटियां पराया धन है, बेटे क्यों नहीं हैं, बेटी ही क्यों जाए किसी घर से, क्यों जाए बेटी? तो ये सोच क्या है? एक रूढ़िवादी सोच है, ठीक है। क्योंकि देखो, बेटा बेटी की परवरिश बराबर होती है परवरिश बराबर, लेकिन फिर एक को हम बिल्कुल अलग कर देते हैं। और एक आप धन्यवाद मानिए एक बेटी का कि वो इस बात को भी एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक रूढ़िवादी सोच है सोच। तो ये किस प्रकार की रूढ़िवादी सोच है? ये लैंगिक रूढ़िवादिता है। भारत में क्या क्या प्रकार हो सकते हैं? क्षेत्रगत हो सकते हैं, विशेष क्षेत्र के प्रति हो रूढ़िवादिता। जातिगत हो सकते हैं, विशेष जाति के प्रति हो रूढ़िवादिता। विशेष धर्म में हो रूढ़िवादिता, या लैंगिक रूढ़िवादिता, जो हो सकता है, हो सकता है। चलिए अब पढ़ लेंगे महत्व। वैसे एक नकारात्मक बुराई है, लेकिन फिर भी कुछ इसके महत्व हैं, थोड़ा बहुत है, पढ़ लेंगे, थोड़ा सा बात समझेंगे ध्यान से, ठीक। देखो महत्व क्या हो सकते हैं इसके। देखो, सबसे पहला महत्व क्या हो सकता है कि ये प्राचीन अनुभूतियों पर निर्भर है, ठीक है, या प्राचीन अनुभूतियों से संबंधित होती है। जो पुरानी यादें होती हैं उनसे संबंधित होती हैं। तो बताओ, यदि ये पुरानी यादों से संबंधित है तो हम प्राचीन समाज के बारे में जान सकते हैं इसके संबंध से। क्यों? क्योंकि ये बहुत पुराने समय से चली आ रही हैं, तो हम पुराने समाज का एक अंदाजा लगा सकते हैं। लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते? देखो क्या लिखेंगे मैथ में, पहला कि इसमें पुरानी अनुभूतियाँ होती हैं, ठीक है, अनुभूतियाँ होती हैं जिससे हमें प्राचीन समाज की जानकारी मिलती है। प्राचीन समाज की जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है। देखो, एक तो इसका ये प्रकार हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, दो समझेंगे। ये जो हमारा सामाजिक व्यवहार है, उसको करती है नियंत्रण, ठीक है। देखो, यदि मान लो कोई समाज रूढ़िवादी है तो उस समाज में प्रत्येक व्यक्ति का जो व्यवहार है वो फिक्स रहेगा कि वो इतना ही कर सकता है, इससे ज़्यादा करेगा तो उसे समाज से बेदखल कर दिया जाएगा। तो ये क्या करती है? सामाजिक व्यवहार का नियंत्रण करती है। इसका एक फायदा है कि व्यक्ति एक सामाजिक दायरे में रहता है। समझ में आ रहा है? एक और देख लेंगे इसी से मिलता जुलता, तीसरे नंबर का, कि ये व्यवहार मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है, ठीक है। यदि हमें कहाँ कैसा व्यवहार करना है उसके लिए हमें गाइड करती है। कहाँ से मिलता है हमें गाइडेंस? इसी से मिलता है कि नहीं देखो दादाजी खड़े हैं, डांटेंगे, वो रूढ़िवादी हैं इसलिए तुम उनसे बहुत तमीज से बात कर रहे हो। समझ में आया? एक और पढ़ लेंगे
पहला क्या पढ़ लिया, इसमें पुरानी अनुभूतियाँ होती हैं जिससे हमें प्राचीन समय की जानकारी मिल जाती है। दूसरा, सामाजिक व्यवहार को नियंत्रण करती है, व्यवहार के मार्गदर्शक के रूप में क्या करती है, व्यवहार के मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है। देखो फोर्थ क्या है कि ये देखो विज्ञापन में इसका यूज कर सकते हैं। विज्ञापन में जो एड्स होते हैं ना, एड्स, देखो एड्स मतलब जो हम किसी चीज़ का विज्ञापन करते हैं, तो यदि हमको पता है, हमको मालूम है बॉस कि एड्स में व्यक्ति क्या देखना पसंद करता है, उसको वही दिखाएंगे। ठीक है, कुछ भी एड्स ले लो, उसमें वो एड्स में क्या करता है, देखो अगर व्यक्ति कोई रूढ़िवादी है तो उसके लिए बहुत इमोशनली क्या रहता है, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहता है, और इसलिए जब एड्स आते हैं ऐसे जो रूढ़िवादिता पर ही निर्भर है, तो व्यक्ति उनको मानता है हाँ ये बात सही है, ये जो बंदा बोल रहा है वो बात सही है, तो हम इसका प्रयोग एड्स में कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और हो सकती है, 5 नंबर देख लेंगे कि ये विशेष समूह या जाति के गुणों को बताती है। ठीक है, अगर मान लो कोई समाज रूढ़िवादी है और ये रूढ़िवादिता हमारे समाज में अभी तक प्रचलित है, तो हमें एक जानकारी मिल जाएगी कि देखो वो विशेष जो जाति है उसका ये गुण था, इसलिए उसमें ये रूढ़िवादिता है। आमतौर पर रूढ़िवादिता एक पहचान पत्र की तरह कार्य करती है। जैसे मान लो हम कहें कि देखो गोरखा बड़े बहादुर होते हैं। ठीक है, गोरखा बड़े बहादुर होते हैं। देखो ये सोच रूढ़िवादी है, आपको नहीं लगेगा लेकिन है रूढ़िवादी, क्योंकि इसका कोई तार्किक और वैज्ञानिक आधार नहीं है। ठीक है, फिर भी हमने मान लिया इसको कि गोरखा बड़े बहादुर हैं, तो हम गोरखाओं के विशेष गुण को जान रहे हैं। गोरखा एक विशेष जाति है और हम उसके विशेष गुणों को जान रहे हैं, तो उसका एक ये महत्व हो गया। पहला क्या पढ़ा था अपन ने, इसमें पुरानी अनुभूतियाँ होती हैं। ठीक है, जो प्राचीन समय की जानकारी मिलती है। दूसरा क्या पढ़ा था, सामाजिक व्यवहार को नियंत्रण करती है। तीसरा, व्यवहार के मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है। फोर्थ पढ़ा था कि हम उसका प्रयोग विज्ञापन में कर सकते हैं। यदि आपकी भी कोई एड कंपनी हो तो एड ऐसे बनाइए जो बड़े बूढ़ों से लेकर बच्चों तक सबको पसंद हो। समझ में आ रहा है। पांचवा क्या था अपन ने कि ये विशेष समूह या जाति के गुणों को बताती है। समझ में आ गया। एक लास्ट टॉपिक को पढ़ लेंगे बस, इसके बाद रूढ़िवादिता एंड, और इससे जो क्वेश्चन आएगा वो आप कर लोगे, इतना तो मेरा यकीन है। ठीक है, समझो ध्यान से। अभी चैप्टर का वो टॉपिक का नाम लिखूंगा, समझ जाओगे आप। क्या नाम है, भारत के संदर्भ में रूढ़िवादिता। यही है ना नाम इस टॉपिक का, रूढ़िवादिता। ठीक है, तो भारत के संदर्भ में रूढ़िवादिता। तो भारत में जो रूढ़िवादिता है उसके कुछ प्रमुख कारण ही हैं। ठीक है, प्रमुख कारण है भारत में रूढ़िवादिता है। भारतीय समाज रूढ़िवादी है, अब बदल रहा है धीरे धीरे, और हम तुम लोगों को ही मिलकर बदलना है समाज को। यदि हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और समाज में थोड़े आगे जाएंगे तो हम अगली पीढ़ी में ये गुण जो नकारात्मक प्रवृत्ति लिए हुए हैं उनको जाने से रोक लेंगे। ठीक है, तो देखो भारत के संदर्भ में रूढ़िवादिता, तो इसके प्रमुख कारण क्या है। सबसे पहला हम मान लेंगे अज्ञानता। अज्ञानता, ठीक है, शिक्षा की कमी, कैसे बोल सकते हैं, शिक्षा की कमी बोल सकते हैं, बस बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या ले सकते हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि। भारत की 1/3 जनसंख्या गांव में निवास करती है और गांव में अधिकतर रूढ़िवादिताएं पाई जाती हैं। ठीक है, और एक और समझ लेंगे तीसरा, हर कार्य में धर्म का प्रभाव। देखो धर्म व्यक्ति को
एक अच्छा स्थान देता है, उसको परिष्कृत करता है, ठीक है, उसका निवारण करता है। लेकिन धर्म हर कार्य में आने लगे ना तो बहुत रूढ़िवादिताएं आ जाती हैं। उठे तो कुछ किया अपन ने, सोए तो कुछ किया, जिनका कोई तार्किक आधार ही नहीं है, फिर भी हम ये कार्य कर रहे हैं। तो यदि हर कार्य में धर्म का प्रभाव होगा तो बताओ समाज रूढ़िवादी होगा। चलो, फोर्थ क्या हो सकता है? देखो, फोर्थ हो सकता है ऐतिहासिक कारक। ऐतिहासिक कारक, मान लो इतिहास में कोई ऐसी घटना हुई कि ये सोच जो है वो समाज में रूढ़िवादी के रूप में आ गई। जैसे हमने देख लिया कि अंग्रेज बड़े जालिम होते हैं, ठीक है, अंग्रेज अत्याचारी होते हैं। हाँ, ऐतिहासिक रूप से ये घटना हुई है, अंग्रेजों ने बहुत जुल्म किया दुनिया के ऊपर। लेकिन अगर मान लो कोई अंग्रेज साइंटिस्ट है, वो इंडिया में घूमने आया और अब हम उससे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि नहीं, इसकी जान ले लेंगे, इससे बदला लेंगे, तो बताओ हम अपनी रूढ़िवादिता सोच को प्रदर्शित कर रहे हैं। हम ये बात मांगे चल रहे हैं कि नहीं ये तो ऐसा ही होगा, ठीक है। पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता में एक बेसिक अंतर ये होता है कि पूर्वाग्रह जो है वो कम स्थायी होता है, रूढ़िवादिता अधिक स्थायी होती है। और रूढ़िवादिता पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है। एक और समझेंगे, सामाजिक असमानताएं, यहां लिख लेंगे बस। सामाजिक असमानताएं, देखो समाज में बहुत ज़्यादा अभी भी देखो अच्छे देखा जाएगा तो छुआछूत, जातिगत, ये सब चीज़ें चल रही हैं। हालांकि आंशिक रूप से चल रही हैं, लेकिन चल रही हैं। तो सामाजिक असमानताएं भी बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी सोच को ले आती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्टीरियोटाइप्स हमारे समाज में आ जाते हैं। मान लो कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है। अब गरीब फंस गया किसी तांत्रिक के चक्कर में, और वो उसको सिखा रहा है कि देखो तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। अब देखो उसका तो कल्याण होगी एक तरह से। तो वो इसमें जो गरीब फंसा है तांत्रिक के चक्कर में, ऐसा नहीं कि उसमें उसकी गलती है, ये गलती समाज की है। क्योंकि समाज में इतनी असमानता, इतनी विभिन्नता है कि व्यक्ति अब करे भी तो करे क्या। तो मैं करना क्या है, देखो उपाय अगर देखेंगे तो देखो इन्हीं को बस सॉल्व करना है, उपाय हो गए। उपाय में अलग से नहीं देखना है, अज्ञानता को दूर करना है, ठीक है, शिक्षा का प्रसार करना है, शिक्षा का प्रसार करना है। अच्छे से लिखेंगे। हम RTI लेके आए, RTI, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, बहुत सी चीज़ें लेके आए। ग्रामीण पृष्ठभूमि को थोड़ा चेंज हो रही है, माइंडसेट, घर घर मोबाइल पहुंच रहे हैं, संचार पहुंच रहा है, हो रहा है। देखो हर कारण धर्म का प्रभाव अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है, हालांकि बढ़ भी रहा है लेकिन कम भी हो रहा है। लोग वैज्ञानिक माइंडसेट को अपना रहे हैं धीरे धीरे, समझ रहे हो? क्यों? बिकॉज ये युग कौन सा है? IT का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, और इसमें सूचनाओं का बड़ी तेजी से प्रभाव हो रहा है। बड़ी तेजी सूचना यहाँ से आ रही है, वहाँ से आ रही हैं, और जब बहुत सारी सूचनाएं आ रही हैं तो व्यक्ति भी अब हर मुद्दे को बहुत गहराई से सोचता है, ठीक है। एक और देख लेंगे, ऐतिहासिक कारक। अब देखो जो हमारे जो हिस्टोलॉजिकल है, जो हमारे जो इतिहासकार हैं, अब वो इतिहास को बहुत अच्छे से पढ़ाएं। मान लो वो इतिहास की गलतियों को एक विशेष अनुपात में बताएं कि ऐसा हुआ है, हमें इससे सीख लेनी है, बदलने नहीं चले जाना इतिहास को। तो इतिहास में बेसिकली काम करने होंगे, हमको बताना होगा कि देखो ऐतिहासिक कारक ये रहे हैं, लेकिन इसका संबंध आज नहीं है, आज बिल्कुल गेम अलग है, ठीक है। सामाजिक असमानता दूर करनी होंगी बॉस। SC/ST एक्ट लाए थे अपन, बहुत कुछ काम कर रहे हैं, आर्टिकल 15, तो ये खत्म करना है अपन को। तो इस प्रकार क्या होंगे, हमारी रूढ़िवादिता समाज से खत्म हो जाएंगी। देखो एथिक्स में आपको सोचना बहुत ज़्यादा है बॉस। एथिक्स पेपर में बच्चा जब लिखता है तो अपने मन से ज़्यादा लिखता है, वो अच्छे से सोचता है, स्टडी करता है हर थॉट को। जैसे रूढ़िवादिता मैंने पढ़ाया, आप इसकी हेल्प तो लोगे, लेकिन थोड़ा अपना भी एफर्ट लगाओगे, ठीक है। बाकी अपन लोग ये सीरीज़ कंप्लीट करेंगे पूरी एथिक्स मेंस की, आप लोग पढ़ते रहना, और इसके बाद अपन साइंस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना दोस्तों, धन्यवाद।